देखो अभी बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ। अभी बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब क्या हुआ? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में बच्चों यहाँ पे हम पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति। देखो लोकतांत्रिक राजनीति में एक चैप्टर है जिसका नाम क्या बताओ? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर है उसका थ्योरी हमने कंप्लीट किया। ठीक है, पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। प्रश्न उत्तर का मतलब क्या हुआ कि लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पे है, लोकतंत्र से क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन क्या बताओ कि लोकतंत्र से क्या समझते हैं? तो हम सभी क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे यहाँ पे लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सरकार जनता चुनती है। ठीक है, सरकार जनता के लिए काम करती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता के पास होती है। ठीक है, इसलिए इसे जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? बताओ, सत्ता के साझेदारी का क्या अर्थ है? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? हम लिखेंगे किसी देश की सरकार में, किसी देश की सरकार में समाज के सभी समूहों और समुदायों को हिस्सा देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, तो आप लिख लोगे इस तरीके से। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? देखो क्वेश्चन करा है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसे बताओ? हम लिखेंगे लोकतंत्र में लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में यही होते हैं, लोग वोट करते हैं और अपनी सरकार को क्या करते हैं बताओ? चुनते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लोकतंत्र में लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं। ठीक है, सरकार लोगों के लिए काम करती है। ठीक, लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी शक्ति लोगों के पास होती है, मतलब जनता के पास होती है। इसलिए लोकतंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। ठीक है, लिख लोगे? चलो आगे देखो, बताओ। सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है, या फिर सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? ऐसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? हम लिखेंगे कि जब समाज के लोग जाति, धर्म, भाषा, नस्ल या क्षेत्र के आधार पे अलग अलग समूहों में बट जाते हैं और स्वयं को दूसरों से अलग मानने लगते हैं, तो इसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बताओ? सामाजिक विभाजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ सांप्रदायिकता क्या है? बताओ सांप्रदायिकता क्या है? क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? देखो जब कोई व्यक्ति या समूह अपने धर्म को अन्य धर्म से या फिर अन्य धर्मों से श्रेष्ठ मानने लगता है और अपने धार्मिक हितों को, उसका जो धार्मिक हित है उस धार्मिक हितों को समाज या राष्ट्र के हितों से ऊपर रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बताओ? सांप्रदायिकता कहते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, बताओ भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। कराए आपसे कि भारत में जो जिससे जातिवाद पनपता है, ठीक है, तो जिससे जातिवाद पनपता है, जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों को वर्णन करें। यहाँ पे 4 लिख रहे हैं। ठीक है, किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें।
तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? भारत में जातिवाद पनपने के मुख्य कारण कौन कौन है बताओ यहाँ पे? जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होना, आप सभी को पता है, ठीक है। अब तो कम हुआ है कुछ कुछ, लेकिन पहले के जमाने में, ठीक है, जाति के आधार पे ही पेशा निर्धारित होता था, पेशा को तय किया जाता था। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा है बच्चों, अपनी ही जाति में विवाह करने की परंपरा, ठीक है। तीसरा क्या बताओ? जाति के आधार पे भेदभाव और ऊंच नीच की भावना, ठीक है, ये भी कंट्रोल हुआ है अब। चौथा लिखेंगे, जाति के आधार पर नाम और सामाजिक पहचान बनाए रख, ठीक है। चलो आगे देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है बताओ? धर्म निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करने वाला राज्य, ठीक है, नहीं करने वाला तथा सभी धर्मों को समान मानने वाला राज्य या फिर देश कह सकते हैं हम, राज्य या देश धर्म निरपेक्ष राज्य या देश कहलाता है। जैसे भारत की बात करेंगे बच्चों, तो बताओ भारत क्या है बताओ? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य या फिर एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। चलो आगे देखो, बताओ किन दो प्रावधानों का जिक्र करें, करा कि दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, ठीक है, या फिर भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हेतु क्या प्रावधान है बताएं। तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? आंसर लिखेंगे हम, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले दो प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला क्या लिखेंगे बताओ? राजकीय धर्म का अभाव, ठीक है। इसमें क्या है बताओ? भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ठीक है। राज्य सभी धर्मों को समान मानता है या देश सभी धर्मों को समान मानता है, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? यहाँ पे धर्म के आधार पे भेदभाव निषिद्ध है। मतलब क्या है? धर्म के आधार पे भेदभाव करना मना है, धर्म के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे बताओ? संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है और सभी नागरिकों को धर्म का पालन की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। लिख लोगे? चलो आगे देखो, बताओ सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे बताओ? करा है कि जो सांप्रदायिक सद्भाव है, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे बताओ? तो आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और धर्म के आधार पे भेदभाव से बचना चाहिए, ठीक है। लिख लोगे? चलो नेक्स्ट देखो, बताओ लैंगिक विभेद क्या है, या फिर इसी को दूसरे तरीके से पूछ लिया है कि लैंगिक असमानता क्या है। दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर दोनों का सेम ही होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? लिखेंगे स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों, स्त्री और पुरुष, लिंग का मतलब तो लैंगिक का मतलब यही हुआ, स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों, अवसरों और सामाजिक व्यवहार में किया गया भेदभाव क्या कहलाता है? लैंगिक असमानता कहलाता है, ठीक है। जब लड़कियों को शिक्षा, पोषण और रोजगार के अवसरों में लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है तथा उन्हें घर के कार्यों तक सीमित रखा जाता है, तो यह लैंगिक विभेद का उदाहरण है, यह लैंगिक विभेद का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है बताओ? तो हम वर्तमान स्थिति को देखते हुए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे हम। देखो, तो वर्तमान में भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले से बेहतर हुआ है, ठीक है। फिर भी यह पर्याप्त नहीं है, बेहतर हुआ है लेकिन पर्याप्त नहीं है, जितना होना चाहिए विधायकों में महिलाओं की मतलब जो योगदान है जितना होना चाहिए उतना नहीं है। 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी लगभग 14% है, जबकि राज्य विधानसभाओं में यह औसतन 8 या 9% के आसपास है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु नारी शक्ति
बंधन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखो क्या है, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेदारी, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बताओ बताओ कैसे लिखेंगे, बताओ। इसे लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि भारत में जातिगत असमानताएं आज भी कई रूपों में बनी हुई है। ठीक है, निम्न जातियों को सामाजिक सम्मान और अवसर समान रूप से नहीं मिलते। शिक्षा, रोजगार और राजनीति में ऊंची जातियों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। गांवों में छुआछूत और भेदभाव की घटनाएं मिलती हैं। अधिकतर विवाह अपनी ही जाति में किए जाते हैं तथा चुनाव में भी जाति का प्रभाव देखा जाता है। इससे स्पष्ट है कि जातिगत असमानता अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। बताओ भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। ठीक है, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से। ठीक है, देखो भारत में जातिगत असमानताएं आज भी विभिन्न रूपों में विद्यमान है। समाज में ऊंच नीच और भेदभाव की भावना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। विवाह प्रायः अपनी ही जाति में किए जाते हैं। राजनीति और चुनावों में भी जाति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इससे सामाजिक समानता अभी भी अधूरी है। ठीक है, लगभग सेम क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है। बताओ, कह रहा है कि जो ये सांप्रदायिकता है ये लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है। बताओ, देखो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। ठीक है, कब खतरा बन जाएगा, देखो तो जब धर्म को राजनीति का आधार बनाया जाता है तो जनता में विभाजन उत्पन्न होता है। राजनीतिक दल वोट पाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। इससे समाज में घृणा, तनाव और संघर्ष बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट क्या आता है, मतलब परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुंचती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस प्रकार अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजन को संभालती है। बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर सामाजिक विभेद मौजूद रहते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सत्ता की साझेदारी के माध्यम से इन विभाजनों को संभालती है। उदाहरण के लिए भारत में पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यह व्यवस्था समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की संभावना को कम करती है और सभी को शासन में उचित प्रतिनिधित्व देकर देश की एकता को मजबूत करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। सांप्रदायिकता का जो 4 कारण हैं, किन्हीं भी 4 कारणों को आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। सांप्रदायिकता के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है धर्म को राष्ट्र और राजनीति का आधार मान लेना। ठीक है, धर्म को क्या मान लेना, बताओ, राष्ट्र और राजनीति का आधार मान लेना, पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, राजनीति लाभ के लिए धर्म को उपयोग करना। ठीक है, राजनीतिक लाभ के लिए क्या करना, बताओ, धर्म को उपयोग करना। तीसरा है किसी एक धर्म विशेष के हितों का समर्थन करना। चौथा है
विभिन्न धर्मों के बीच घृणा और विरोध की भावना को फैलाना। ये 4 कारण है किसका बताओ, सांप्रदायिकता फैलाने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती कैसे? बताओ क्या लिखेंगे बच्चा, बताओ यहाँ पे। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती क्योंकि विभिन्नताओं के बावजूद लोगों के हित समान हो सकते हैं। ठीक है, लोगों का हित क्या हो सकता है, समान हो सकता है। जब अलग अलग समूहों में एकता, सहयोग और साझा उद्देश्य होता है तो विभाजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए विभिन्न धर्म और जाति के लोग एक ही क्षेत्र में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, इसलिए भेदभाव और टकराव के अभाव में विभिन्नता विभाजन में नहीं बदलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि सामाजिक अंतर जो है, जो सामाजिक डिफरेंस है, जो अंतर है, कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बताएं यहाँ पे, जब एक सामाजिक अंतर दूसरे अंतरों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों को दूसरे समुदाय से अलग होने का एहसास होने लगता है, तब यह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जैसे दलितों का गरीब और बेघर होना तथा स्वर्णों का संपन्न होना एक गहरा अंतर पैदा करता है जिससे समाज 2 हिस्सों में बंट जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। लिखेंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति लोकतंत्र के व्यवहार को प्रभावित करती है। भारत में विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दल अपनी नीतियों में शामिल करते हैं। ठीक है, कहां पे शामिल करते हैं, अपनी नीतियों में शामिल करते हैं, जिससे दलित, पिछड़े वर्ग आदि को प्रतिनिधित्व मिलता है और लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है। लोग अपनी समस्या चुनाव और चर्चा के माध्यम से उठाते हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला बच्चों यहाँ पे आपका 70 दशक से यहाँ पे 70 का लिख लेना। 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर यानी कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में एक संक्षिप्त वर्णन करें। क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ यहाँ पे। भारतीय लोकतंत्र का जो सफर है वो पहले स्वर्णों के हाथ में था। ठीक है, जो 70 के दशक के बाद पिछड़ी जातियों के संघर्ष में बदल गया। 90 के दशक तक आते आते पिछड़े और दलितों में बड़ी जागृति आई और उन्होंने सत्ता में अपनी पकड़ बनाई। ठीक है, आज का समय वह है जहां राजनीति का पूरा ध्यान दलितों, महादलितों और पिछड़ों को न्याय दिलाने पर है। अब सरकार की हर योजना और राजनीति इन्हीं वर्गों को केंद्र में रखकर बनाई जाती है। ठीक है, ताकि समाज के हर हिस्से को बराबर का हक मिल सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या करा आपसे। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो क्या लिखेंगे बताओ। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है। मुख्यतः कितने बातों पर निर्भर करती है बच्चों, 3 बातों पर निर्भर करती है। क्या लिखेंगे, पहला लोगों की पहचान पे। लोगों की पहचान का मतलब क्या हुआ, लोग अपनी जाति, धर्म या क्षेत्र को कितना महत्व देते हैं। ठीक है, इससे परिणाम प्रभावित होता है। दूसरा देखो क्या है, राजनीतिक दलों की भूमिका। दल मांगों को किस तरह उठाते हैं यह महत्वपूर्ण है। तीसरा देखो क्या है,
सरकार की प्रतिक्रिया। ठीक है, सरकार की नीतियां और निर्णय तय करते हैं कि परिणाम सकारात्मक होगा या फिर तनावपूर्ण होगा। ठीक, आगे देखो। चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया